आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। हैदराबाद में जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पड़े वोटों की गिनती के लिए मंच तैयार है। यूसुफगुड्डा के कोटला विजया भास्कर रेड्डी स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा की गई है, जहां कल सुबह 8 बजे इसकी गिनती शुरू होगी। चुनाव अधिकारियों ने मतगणना के लिए 42 टेबलों की व्यवस्था की है और पूरी प्रक्रिया 10 राउंड में पूरी की जाएंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी सुदर्शन रेड्डी के मुताबिक उपचुनाव में 48.49% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिसमें से कुल 1,94,661 वोट पड़े हैं। अधिकारियों ने आगे ये भी कहा कि 99,771 वोट पुरुषों के और 94,885 महिलाओं और 5 अन्य वोट डाले हैं। वही आपको बताते चले कि बीआरएस के मौजूदा विधायक मंगती गोपीनाथ के निधन के कारण ये उपचुनाव हो रहा है। बीआरएस ने गोपीनाथ की पत्नी सुनीता को मैदान में उतारा है, जिसका सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नवीन यादव से सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने एक बार फिर लंकारा दीपक रेड्डी को मैदान में उतारा है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि विस्फोट राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा किया गया आतंक का कृत्य है। भारत सरकार ने इस गतिविधि की पुष्टि की है। ये ताकतें देश की शांति और राष्ट्र की प्रगति को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं और यह विस्फोट पाकिस्तानी और जिहादी तत्वों का समर्थन करने वाले लोगों द्वारा किया गया है। हम अपने जांच एजेंसियों की सराहना करते हैं, जिन्होंने वास्तविक साजिश का खुलासा किया और कई तथ्यों लोगों के सामने लाए हैं। यह जांच एजेंसियों की सबसे अच्छी जांच में से एक है। राष्ट्र को ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि असली अपराधी सामने आए और उन्हें कानून के तहत सजा मिले। लोगों को भी सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते समय बेहद सतर्क और सकारात्मक रहना चाहिए। आगे उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को भी सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते समय बेहद सतर्क और सकारात्मक रहना चाहिए। बीआरएस के विधान परिषद सदस्य दासोजू श्रवण ने अयोग्यता याचिकाओं पर चल रही सुनवाई के दौरान विधानसभा परिसर में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाले स्पीकर कार्यालय द्वारा जारी बयान को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन पर अंगतों को, मीडिया कर्मियों, पूर्व विधायकों, सांसदों और एमएलसी को विधानसभा में प्रवेश से रोककर पारदर्शिता और सार्वजनिक जांच को बाधित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, जबकि वर्तमान विधायकों और एमएलसी को केवल उनके पार्टी कार्यालयों तक ही सीमित रखा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर कुप्रबंधन और अनियमित उधार के माध्यम से राज्य को आर्थिक संकट में डालने का भी आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर हैदराबाद पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर का हर तरह से विकास किया है। उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद के सभी मुसलमान करोड़पति बन गए हैं तो यह उनके उस दिन के किए गए कामों की वजह से है। उन्होंने आगे कहा कि हैदराबाद बिरयानी को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के तुमल्लपल्ली कला क्षेत्र में आयोजित अल्पसंख्यक कल्याण दिवस पर बात की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने हैदराबाद का हर तरह से विकास किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुराने शहर के बगल में एक हवाई अड्डा बनवाया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि फैसला दूरदर्शिता के साथ लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पुराने शहर के पास एक बाहरी रिंग रोड भी बनवाया। उन्होंने खुशी जताई कि उनके द्वारा किए गए इन फैसलों की वजह से हैदराबाद के सभी मुसलमान करोड़पति बन गए हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने पूर्व मंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता पेद्दिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी द्वारा पूर्वी घाट में 76.74 एकड़ वन भूमि के कथित अतिक्रमण की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। पर्यावरण और वन विभाग संभालने वाले पवन कल्याण ने अधिकारियों को विभाग की वेबसाइट पर सभी वन भूमि अतिक्रमणियों के नाम प्रकाशित करने और बिना किसी अपवाद के वन भूमि हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जंगल में हवाई सर्वे करने के बाद ये आदेश जारी किए। उप मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार हवाई सर्वे में पूर्वी घाट के संरक्षित मंगलम पेटा वन भूमि के अंदर 76.74 एकड़ अवैध अतिक्रमण का खुलासा हुआ, जो कि रामचंद्र रेड्डी से जुड़ा हुआ है। पवन कल्याण ने घटनास्थल का दौरा किया और समीक्षा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और कैबिनेट मंत्रियों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को विभाग की वेबसाइट पर सभी वन भूमि अतिक्रमणियों के नाम प्रकाशित करने, अतिक्रमण की सीमा और प्रत्येक व्यक्ति पर मामलों की स्थिति का खुलासा करने और बिना किसी अपवाद के वन भूमि हड़पने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई
करने का निर्देश दिया। वही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को भूमि रिकॉर्ड में विसंगतियों की जांच करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें बढ़ी हुई वेबलैंड प्रविष्टियां और संरक्षित वन क्षेत्रों के अंदर पैतृक भूमि के झूठे दावे शामिल हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को संज्ञान लेने और समन जारी करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह येदियुरप्पा की व्यक्तिगत उपस्थिति तब तक पर जोर न दे जब तक कि किसी भी स्तर पर यह आवश्यक न हो। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि वह उनकी ओर से दायर किसी भी छूट आवेदन पर विचार करे, सिवाय इसके कि जब कार्यवाही के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक समझी जाए। उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया है कि निचली अदालत को याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के आदेशों में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही मामले का निर्णय करना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी स्वीकार्य आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें आरोप मुक्त करने की याचिका भी शामिल है। एसआईआर पर बीजेपी नेता सुंदरराजन ने कहा कि हर किसी को एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। सीआई ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और 5.5 करोड़ से अधिक फॉर्म वितरित किए गए हैं। जब बीएलओ फॉर्म वितरित कर रहा है तो उनके साथ बैठे फॉर्म भरे और उन्हें दे, क्योंकि उनके पास आपके सभी नंबर हैं। मैं इसके खिलाफ आंदोलन की निंदा करती हूं, क्योंकि ये ऊर्जा बर्बाद होने के बजाय एसआईआर का समर्थन करने और बिना किसी बाधा के सूची बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकती है। आगे उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सहायक होगी। मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है, विजय को इसे पढ़ने दे और डीएमके की विचारधारा के साथ न जुड़े। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी नई है और उन्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी अब हमारी तरह फर्जी मतदाताओं से प्रभावित नहीं होगी। टीवीके ने मतदाता सूची के चल रहे एसआईआर पर कड़ी आपत्ति जताते हुए रविवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। अभिनेता से नेता बने विजय के नेतृत्व में पार्टी पूरे तमिलनाडु में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है और सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन की योजना है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार टीवीके ने अपने जिला सचिवों और स्थानीय नेताओं को निर्धारित दिन सुबह 11 बजे संयुक्त विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया है। राज्य स्तर के पदाधिकारियों द्वारा प्रमुख जिलों में प्रदर्शनों का नेतृत्व करने की उम्मीद है, जबकि क्षेत्रीय और संघ स्तर के पदाधिकारी स्थानीय लामबंदी की निगरानी करेंगे और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया है कि टीवीके का मुख्य तर्क यह है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में की जा रही एसआईआर प्रक्रिया के मतदाता समावेशिता और पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। कथित तौर पर नेतृत्व ने चिंता व्यक्त की है कि घर घर जाकर सत्यापन प्रक्रिया में कथित खामियों के कारण पात्र मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है या उनके नाम काटने का खतरा हो सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आज राज्य भर में महिला स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और छात्राओं व कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से कल्याणकारी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया। सचिवालय में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत डिजाइन और तैनात की गई महिलाओं के लिए अत्याधुनिक मोबाइल चिकित्सा सेवा को हरी झंडी दिखाई। 1.10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह विशेष वाहन उन्नत चिकित्सा उपकरणों और नैदानिक सुविधाओं से सुसज्जित है। अधिकारियों ने कहा कि यह सेवा वंचित और दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं को निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करेगी। मोबाइल मेडिकल वैन का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने 62.51 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने वाले 12 नए फ्रेंड्स हॉस्टल की आधारशिला रखी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि देश में अशांति फैलाने की एक रणनीतिक साजिश है, जिसे समाज के हर तबके को मिलकर नाकाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमला देश की एकता और अखंडता पर प्रहार है। भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हों, एकजुट होकर इस तरह की हिंसक घटनाओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। शाही इमाम ने कहा कि देश के मुसलमान भारतीय हैं और कश्मीरियों, सिख, ईसाइयों और अन्य समुदायों के साथ मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि कार्रवाई हो इस पर और इंसाफ होता हुए भी दिखे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस घटना से देश में भय फैलाने की साजिश की जा रही है, लेकिन हमें अपने देश की सुरक्षा और अमन बनाए रखने के लिए एकजुट रहना होगा।
शाही इमाम ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि इस आतंकवादी हमले की पूरी तरह से जांच कराई जाए और इसके पीछे मौजूद अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। शाही इमाम ने कहा कि निर्दोष लोगों की जान लेना सबसे बड़ा अपराध है और इस्लाम ऐसे किसी भी कृत्य की अनुमति नहीं देता। उन्होंने आगे कहा कि हम सबको देश की शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि आतंकवादी ताकतें अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब न हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में एनडीए बिहार में स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी करेगा। चुनाव परिणामों के बाद राहुल गांधी को इसका पछतावा होगा और एक बार फिर वैश्विक मंचों पर सरकार और देश की आलोचना करना शुरू कर देंगे। एनडीए पूरे बहुमत के साथ 51% की लड़ाई लड़कर चुन के आएगी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी और सारे अलायंस में जिस प्रकार से एनडीए को बहुमत मिलने वाला है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे अमित भाई, हमारे नड्डा जी, वहाँ के सारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है, मुझे लगता है कि मजबूत एनडीए वहाँ से उभर कर आएगा। और जब एनडीए उभर कर आएगा तो राहुल गांधी अस्वस्थ रहेगी, थोड़ा सुकून मिलना चाहिए, इसलिए चले गए होंगे। उनको देश का नाम खराब करना ये हमेशा की उनकी आदत है। अब विदेश में जाके स्टेटमेंट करेंगे कि वहाँ तो मशीन ही खराब थी, वहाँ तो हमारा जो मदर रोल है, जो मतदार यादियाँ है वो नादुरुस्त थी। ये सारे ठिकरे फोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। अब वो विदेश में जाकर और कुछ वहाँ से देश का नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव की पार्टी के राजा सिंह, उनका स्टेट। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।